गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नेशनल कन्वेंशन को पढ़ते हुए जो है इसकी उपलब्धियों की चर्चा हम कर रहे थे। उपलब्धियों में लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी नेशनल कन्वेंशन की गृह नीति की। तो नेशनल कन्वेंशन की जो गृह नीति थी उसको हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो है आज हम बात करेंगे नेशनल कन्वेंशन की विदेश नीति। नेशनल कन्वेंशन की विदेश नीति या राष्ट्रीय सम्मेलन की विदेश नीति। तो गृह नीति में किस प्रकार से सफलता प्राप्त करते हुए नेशनल कन्वेंशन आगे बढ़ रही थी। तो हमने पीछे पढ़ा भी है कि फ्रांस पे आर्थिक संकट आया हुआ था और उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लुई 16वें ने जो है विभिन्न देशों से ऋण भी ले रखा था। तो फ्रांस जो है आर्थिक ऋणग्रस्तता में उलझा हुआ था और इधर जो है राजतंत्र की समाप्ति के आसार दिख रहे थे। यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्थापिका सभा ने जैसे ही अपने अंतिम समय में जो है गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी थी और जिसके मद्देनजर रखते लुई 16वें की सत्ता को खतरा हो गया और लुई 16वें ने जो है पेरिस में विभिन्न विदेशी सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपनी सहायता के लिए उनको निमंत्रण भेजा। यहाँ पे उसके निमंत्रण पे प्रसा और ऑस्ट्रिया की सेना और उनके जो मुख्य सेनापति थे वो राजा की सहायता के लिए आ डटे। तो वे कभी भी फ्रांस पे हमला कर सकते थे और यहाँ पे फ्रांस के जो गणतंत्रवादी थे उन्होंने जो है इस बात को मद्देनजर रख करके राजतंत्र से गणतंत्रवादियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखे और मध्यम वर्ग के हितों को मद्देनजर रखे और फ्रांस की सुरक्षा को मद्देनजर रख के एक घोषणा की थी कि यदि कोई भी व्यक्ति राजतंत्र या उसके समर्थकों की सहायता करेगा तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, उसको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। इन सब बातों के होते हुए भी राजा लुई 16वां जो है स्वयं पीछे नहीं हटा और उसने उस घोषणा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो लुई 16वें ने अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने आप की सत्ता को बचाने के लिए, राजतंत्र को बचाने के लिए उसने विभिन्न विदेशी सेनाओं की सहायता ली और अपनी हेल्प के लिए जो है उन सेनाओं को आमंत्रण दे दिया, जिसके कारण से राजा को देशद्रोही करार दे दिया गया और जनवरी 1793 में इसी वजह से राजा को देशद्रोही करार देते हुए मृत्यु के घाट उतार दिया गया और यहाँ पे लुई 16वें की मृत्यु के साथ ही पूर्ण रूप से राजतंत्र का अंत हो गया। तो अब गणतंत्रवादी अपने लक्ष्यों को जो है धीरे धीरे पा रहे थे, जिसमें अब जो है नेशनल कन्वेंशन की जो ये संस्था थी ये काम कर रही थी और इसमें जो सदस्य थे गणतंत्र के समर्थक थे और वे जो है अपने लक्ष्यों को धीरे धीरे प्राप्त कर रहे थे। शुरुआत उन्होंने कर दी थी जो है उस घोषणा से और उस घोषणा की अब पालना करने वाले राजा को मृत्युदंड देकर। तो यहाँ पे विभिन्न विदेशी जो शक्तियां थी, विभिन्न विदेशी सेनाएं थी, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो गया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे देश में भी आंतरिक विद्रोह भड़कने शुरू हो जाएंगे, गृह युद्ध की स्थिति यूरोप के हर देश में शुरू हो जाएगी। तो विभिन्न विदेशी सेनाओं ने मिल करके नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ एक गुट बना लिया, एक जो है गठबंधन बना लिया और आपसी जो है उन्होंने आपस में मिल करके गुट का निर्माण इस वजह से किया था ताकि वो फ्रांस में गणतंत्रवादियों को दबा सकें और पुनः राजतंत्र की स्थापना हो सके, ताकि यूरोप के अन्य जो देश हैं उन देशों की जनता जागरूक होकर के गणतंत्रवादियों का साथ न देने लग जाए और हर देश में जो है गृह युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो। यहाँ पे वो अपनी राज सत्ता को बचाने के चक्कर में थे, तो इसीलिए जो है विभिन्न देशों ने गुट बना करके नेशनल कन्वेंशन या गणतंत्रवादियों की जो कार्य प्रणाली थी उसको दबाने की कोशिश की। तो नेशनल कन्वेंशन भी यहाँ पे कमजोर नहीं थी, उन्होंने भी उस परिस्थिति का डटकर सामना किया और उत्साह से सामना किया। तो अब जो ये हम पढ़ेंगे कि नेशनल कन्वेंशन की विदेश नीति
तो उसने क्या विदेश नीति अपनाई जिसके तहत वो जो है विभिन्न देशों के बने हुए गुट का सामना कर पाए और उनकी सफलता से जो है सामना करने के बाद विजय भी हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन की विदेश नीति में। नेशनल कन्वेंशन की क्रांतिकारी घोषणा। नेशनल कन्वेंशन की क्रांतिकारी घोषणा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने बात की है कि पूरे यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ फ्रांस के द्वारा की गई गतिविधियों से विभिन्न देश एकत्रित होकर के फ्रांसीसी राजा के समर्थन में एकजुट हो रहे थे। यहाँ पे फ्रांस के राजा ने लुई 16वें ने जैसे ही जो है न्योता दिया था प्रसा और ऑस्ट्रिया को, वहां से प्रसा और ऑस्ट्रिया की जो सेनाएं थी सम्राट को सहयोग करने के लिए जो है पेरिस में आ खड़ी हुई और वो कभी भी हमला कर सकती थी, आक्रमण कर सकती थी। और इस स्थिति से निपटने के लिए जो है नेशनल कन्वेंशन ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। यहाँ पे राजा को देशद्रोही साबित करके उसको मृत्यु दंड देने से उन्होंने शुरुआत कर दी और राजतंत्र का अंत कर दिया। और विभिन्न विदेशी जो सेनाएं थी उनको यहाँ से खदेड़ने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने क्रांतिकारी घोषणा की देश में कि जिस प्रकार से राजा का अंजाम हुआ है वैसा ही अंजाम उन लोगों का होगा जो कि राजतंत्र के समर्थन में अब भी विदेशों को सहायता कर रहे हैं या उनसे सहायता ले रहे हैं। इसके एवज में जैसे कि राजा को फांसी दे दी गई है, वैसे ही विभिन्न लोगों को जो राजतंत्र के समर्थक थे, जो प्रवासी लोग थे, जो पादरी लोग थे, उनको भी धीरे धीरे पकड़ के विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई और सजाएं दी गई, जिससे जो है राजतंत्र के समर्थन लोगों में एक डर का सा माहौल उत्पन्न हो गया। दूसरा कार्य ये हुआ कि प्रथम गठबंधन और फ्रांस की हार। प्रथम गठबंधन और फ्रांस की हार। तो जैसे कि हमें पता है नेशनल कन्वेंशन की इस क्रांतिकारी घोषणा से जो विभिन्न यूरोप के जो देश थे वो सारे ही एक बार से तिलमिला गए और उनकी तिलमिलाहट का पता इस बात से लग गया कि उन्होंने जो है राजतंत्र के सारे ही समर्थक देशों ने एक गुट बना लिया और वो एक शक्तिशाली गुट बनकर के फ्रांस को सबक सिखाना चाहते थे और वहां पे जो है पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। और इस प्रकार से इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्विट्जरलैंड, इन सारे ही देशों ने मिल करके जो है एक गुट बना लिया और शक्तिशाली गठबंधन तैयार कर लिया और फ्रांस के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो प्रणाली आगे शुरू कर दी। तो इस प्रकार से गठबंधन बना करके जो है उन्होंने फ्रांस की सेना पे आक्रमण किया। यहाँ जब 1792 में अक्टूबर 1792 में गठबंधन से उस जो विदेशी गठबंधन का फ्रांसीसी सेना से सामना हुआ तो यहाँ पे फ्रांसीसी सेनाओं को बुरी हार मिली और नीस सेवाएं और इनके आसपास के क्षेत्रों पे जो है जो गठबंधन के देश थे उनका कब्जा हो गया और यहाँ पे फ्रांसीसी सेनाओं की ये पहली हार थी। तो आगे जो है गठबंधन के विरुद्ध फ्रांस की तैयारियां, आगे उन्होंने क्या तैयारियां की उस गठबंधन से जीत हासिल करने के लिए। गठबंधन के विरुद्ध फ्रांस की तैयारी। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी सेना थी, फ्रांसीसियों ने जो है सेना का मुख्य कार्यभार कार्नोट नाम के व्यक्ति को सौंप दिया और कार्नोट के जो है आधिपत्य में फ्रांस की सेना का अब कार्यभार आ गया। तो कार्नोट ने एक अच्छी जो है रणनीति अपनाते हुए
आम लोगों को संबोधित किया कि वो जो है सेना में भर्ती हो जाएं। यहाँ पे उसने योग्यता के आधार पे 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती की। 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने के बाद फिर जो है उसने पूरे देश में ये जो है घोषणा करवा दी कि सारे ही जो नागरिक है वो एक अपनी जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए एक सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं और इन विदेशी शक्तियों को हमारे खिलाफ जो गठबंधन बनाए बैठी हैं, इनके गठबंधन को जो है हम टक्कर दे सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। तो उसके इस प्रेम पूर्ण शब्दों ने जो है बड़ा जादुई असर किया, जिसके चलते जो है 2.5 लाख लोग उसकी जो आम नागरिक थे उसको जो है सैनिक सेवा देने के लिए तैयार हो गए और अपने प्राणों को भी वो न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से जो फरवरी में उसने घोषणा की थी और 5 लाख नए सैनिकों को भर्ती किया था, तो फरवरी 1793 से लेकर के आगे अगस्त 1793 तक जो है उनके पास 7,70,000 सैनिक हो गए। इस प्रकार एक विशाल सेना की स्थापना के बाद जो है उन्होंने इस गठबंधन की जो सरकार थी, गठबंधन की सरकार जो सेना थी उनके ऊपर जो आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उन्होंने नीस और सेवाई के जो क्षेत्र हारे थे उन पे पुनः कब्जा जमा लिया। और इसके अतिरिक्त जो है नीस और सेवाई के अतिरिक्त जो है परिनीस को पार करते हुए वे आगे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों को जो है उन विदेशी शक्तियों से उन्होंने छीन लिया। तो इस प्रकार से गठबंधन के विरुद्ध इन्होंने ये तैयारी की। तैयारी करने के बाद एक लंबी चौड़ी सेना को लेकर के वो चले और आगे जो है उन सेनाओं को उन्होंने कड़ी हार दी। तो यहाँ पे इस सेना में कार्नोट की जो भविष्यवाणी थी, कार्नोट की जो घोषणा थी, वो एक जो है मील का पत्थर साबित हुई फ्रांस की लोगों की जीत में। और यहाँ पे आगे फ्रांस की जो तैयारी थी वो फ्रांस की तैयारी जो है फ्रांस की जीत में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से फ्रांस की जो तैयारी थी वो उनकी जीत में तब्दील हो गई। 18 से लेकर के 27 साल के जो नवयुवक थे वो अपनी मर्जी से सेना में आए थे और उन्होंने बखूबी एक सैनिक का और एक अच्छे नागरिक होने का गुण निभाया था। तो यहाँ पे लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ और जो है जनता की भीड़ ने जो है एक सेना के रूप में अपनी कुशलता आगे विभिन्न विदेशी शक्तियों के सामने दिखाई और उनको करारी टक्कर देते हुए नीस सेवाई परिनीस को उन्होंने पार कर दिया। और अंत में जो है 1795 में उन विदेशी शक्तियों के गठबंधन को फ्रांस की सेना से संधि करनी पड़ी और उस संधि में भी विभिन्न क्षेत्रों को फ्रांसीसी सेना ने पा लिया। तो यहाँ पे फ्रांसीसी सेनाओं ने एक अच्छी जीत का माहौल बना लिया और एक अच्छी जो है विजय हासिल की। और इस जीत ने आगे के जो है फ्रांसीसी गणतंत्र के रास्ते में एक बहुत ही महान उपलब्धि पूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि जनता इकट्ठी हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रांसीसी सेना की जीत हुई। तो इसके साथ ही जो है 1795 में नेशनल कन्वेंशन जो संस्था थी वो आगे एक डायरेक्टरी में तब्दील हो गई और यहाँ पे 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी के हाथ में अब शासन की बागडोर आ गई और वही जो है लोग देश का शासन चलाने लगे। तो डायरेक्टरी के लोगों ने अपने अधिकारों का धीरे धीरे दुरुपयोग करने लग गए और उनके द्वारा जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने के बाद सत्ता जो है 1799 में नेपोलियन के हाथों में आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक जो निरंकुश जो राजतंत्र था उसका तो यहाँ पे अंत कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने फिर से जो है एक तानाशाह की स्थिति जो है यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों के सामने दोबारा ही इजाद कर दी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नेशनल कन्वेंशन थी इन्होंने अपने जो उत्तरदायित्व थे उनको भली भांति बखूबी निभाया और वो उनको निभाते हुए उत्साह से पूरे वीरता से आगे जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती रही। तो यहाँ पे हम मूल्यांकन करते हैं नेशनल कन्वेंशन का मूल्यांकन।
तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं नेशनल कन्वेंशन की, तो हमें व्यवस्थापिका सभा के बाद स्थापित होने वाली ये संस्था थी। उसके बाद स्थापित होने के बाद जो है इसने 3 साल के छोटे से टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल की। बहुत सारी आरंभिक चुनौतियां भी इसने सहन की और उन चुनौतियों को सहन करते हुए बहुत सारी आगे उपलब्धियां इसने जो है हासिल की। सामाजिक क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए इसने। विवाह और तलाक के लिए जो है नए कानून बनाए गए और जो आम जनता थी उनके लिए जो है राहत के संबंधी कानून बनाए गए। लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे हबशी दास्ता थी उसको समाप्त कर दिया गया। हर नागरिक को समानता का दर्जा दिया गया। यहाँ पे वयस्क मताधिकार को पहली बार लागू किया गया था और जिसके आधार पे जो वयस्क व्यक्ति था वो जो है मतदान कर सकता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हर व्यक्ति को नागरिक कह के पुकारा गया। शुरुआती जो सफलताएं उसने प्राप्त की सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, जैसे पादरियों की जो संपत्ति थी उसको पूरी तरह जब्त कर लिया गया और उनके ऊपर भी जो है सिविल कोर्ट के जो रूल रेगुलेशन थे वो अब लागू होते थे। अगर कोई भी ऐसी अवहेलना करता था तो उनके लिए जो 2 संस्थाएं बनाई गई थी, लोक प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति, और उनके द्वारा जो इजाद किए गए अध्यादेश होते थे वो लागू होते थे। यदि उनके तहत कोई भी व्यक्ति उनको नहीं मानता था तो उसके लिए क्रांतिकारी न्यायालय बना दिया गया था और क्रांतिकारी न्यायालय जो है अपने अधिकारों को का यूज तो करता ही था, वो अपने अधिकारों का और अधिक मात्रा में यूज करता था। अपने अधिकारों का वो दुरुपयोग भी करने लग गया था। यहाँ पे आम जनता के ऊपर हालांकि अत्याचार तो हो रहे थे, आम जनता, बहुत सी जो आम जनता है वो परेशान थी, उनको भी जो है बिना किसी कारणवश जो है अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि लोगों में एक डर की सी जो स्थिति थी, एक जो भय था सरकार के प्रति, सरकार के कानूनों का, तो वो जो है व्यापक हो गए। यहाँ पे रूल रेगुलेशन अब माने जाने लगे, उनकी अवहेलना बहुत ही कम हो गई। तो इस वजह से एक जो मीट्रिक प्रणाली जो नेशनल कन्वेंशन की देन थी, तो मीट्रिक प्रणाली, दशमलव प्रणाली भी उसको कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है उसके मात्रक निर्धारित कर दिए गए, उसको मापने के मात्रक निर्धारित कर दिए गए कि जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, किलोग्राम के लिए जैसे 1000 किलोग्राम होते हैं। तो ऐसे ही जो है जो पेय पदार्थ हैं उनके लिए जो लीटर की इकाई, तो ये मात्रक मीट्रिक प्रणाली शुरू करने वाला जो है फ्रांस की क्रांति में जो है नेशनल कन्वेंशन के समय की एक नई शुरुआत मानी जा सकती है। और उसके बाद जो है यदि हम आर्थिक क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे सुधार किए। व्यापारियों को विभिन्न राहतें दी गई, चुंगियां जो थी, अमान्य चुंगियां थी, वो हटा दी गई और इस प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए नेशनल कन्वेंशन जो है आगे बढ़ती रही और उसने बहुत सारे सुधार जो है फ्रांस को दिए। और इन सुधारों को देखते हुए हालांकि जो है कमियां भी रही, लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, बहुत सारे लोगों के मन में डर बिठाने के उद्देश्य से ही सस्पेक्ट ऑफ लॉ जो था उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता और यहाँ पे जेल में डाल करके सस्पेक्ट के आधार पर उसको जो है मृत्युदंड भी दे दिया जाता, छोटे छोटे गुनाहों के आधार पर फांसी भी दे दी जाती। तो इस प्रकार से गिलोटिन जो गर्दन काटने का यंत्र था उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। यहाँ पे लोगों के मन में कानून के प्रति और जो विभिन्न रूल रेगुलेशन थे उनके लिए सरकार के प्रति एक आदर तो उत्पन्न हो गया, साथ में एक आतंक का सा माहौल उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि 1794 तक जो है आतंक की आत्मा जो है, इसको नेशनल कन्वेंशन को आतंक की आत्मा कहते थे, जिसमें दांते और रॉबेस्पियर का मुख्य योगदान माना जा सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि किसी राजतंत्र के समर्थक व्यक्ति ने गणतंत्रवादियों को के साथ मिल करके यहाँ पे दांते की हत्या करवा दी। फिर सारी सत्ता रॉबेस्पियर के हाथों में आ गई। यहाँ पे रॉबेस्पियर को भी जो है बाद में मार दिया गया और इस प्रकार से आतंक के राज्य का अंत हो गया। तो फिर कहते हैं कि जैकोबिन जो दल था
जीरोदिस्त और जैकोबिन दल हम पढ़ रहे हैं। जैकोबिन जिस दल को पत्थर कहा जाता था, पर्वत कहा जाता था, यानी कि वो अपने इरादे के इतने पक्के थे कि आम जनता का सबसे ज्यादा जो सहानुभूति थी उनको प्राप्त थी, आम जनता की जो भीड़ थी वो उनके साथ थी। और जीरोदिस्त सुधारवादी कहे जाते थे, ये थोड़े गर्म विचारों के, गर्म दल के, गणतंत्रवाद को प्राप्त करने वाले नेता कहे जाते थे। तो इस प्रकार से जैकोबिन जो दल था उसमें फूट पड़ गई, उसके सदस्य भी जो है अब एकजुट नहीं थे, अलग अलग उनके विचार थे, वो भी टुकड़ों में बट गया। तो इस प्रकार से यहाँ से इनका टुकड़ों में विभाजन होना, विभिन्न सदस्यों का आपसी फूट पड़ना, राजतंत्र के अंत होने के कारण राजतंत्र के समर्थकों का गणतंत्रवादियों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के ख्वाब देखना, ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण नेशनल कन्वेंशन जो संस्था थी अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त न कर सके। और यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन का 1795 में 3 साल कार्यकाल के बाद जो है पतन हो गया और एक नई संस्था लोगों को मिली। 5 सदस्यों की डायरेक्टरी, सत्ता 5 सदस्यों की डायरेक्टरी के हाथों में आ गई। 4 साल उसने शासन किया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से नेपोलियन ने एक जो तानाशाही व्यवस्था फ्रांसीसी लोगों के सामने आगे पेश की, एक तानाशाह के रूप में जो आगे सत्ता नेपोलियन के हाथों में आ गई 1799 में। इस प्रकार से 1789 से लेकर के 1799 का जो टाइम था, इस बीच में फ्रांसीसी लोग जो है क्रांति में उलझे रहे। इसके विभिन्न चरण चलते रहे, जैसे हमने बास्तिल के पतन से शुरुआत की, उसके बाद जो है हमने पढ़ा नेशनल राष्ट्रीय जो सम्मेलन था वो राष्ट्रीय सम्मेलन स्टेटस जर्नल का अधिवेशन था। अधिवेशन के बाद जो है कैसे लोगों की भीड़ ने बास्तिल के दुर्ग को अस्त व्यस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था और वहां से हथियारों को बरामद कर लिया था। तो ये सारी ही चीजें थी जिनके मद्देनजर रखते हुए क्रांति विभिन्न चरणों में चली और इस विभिन्न चरणों में चलते हुए धीरे धीरे वो अपने लक्ष्यों को पाती भी गई। 1-1, 2-2 साल या 3-3 साल के टाइम पीरियड में विभिन्न संस्थाओं ने जो है सत्ता में अपने अपने तरीके से जो है फ्रांसीसी लोगों को विभिन्न सुविधापूर्ण तरीके से विभिन्न सुविधाएं देने की कोशिश की और यहाँ पे जो है गणतंत्र की स्थापना हो गई और राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया। तो अब जो है हमने पढ़ लिया है स्टेटस जर्नल को पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने जो है राष्ट्रीय संविधान सभा को पढ़ लिया, उसके बाद व्यवस्थापिका सभा को हमने पढ़ लिया, नेशनल कन्वेंशन की हमने बात कर ली। तो इनके कार्यों को, उपलब्धियों को, इनकी संरचनाओं को, इनके स्वरूप को बड़ी अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी प्रकृति क्या थी, नेचर उसका कैसा था, किस तरह की क्रांति जो है ये कही जा सकती है। क्रांति की प्रकृति, तो फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृति क्या थी, कैसी नेचर में ये क्रांति कैसी थी, इसको कैसा हम कह सकते हैं, कैसे हम आंक सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति पूरे यूरोप की एक महान घटना मानी जाती है, केवल फ्रांस की ही नहीं अभी तो पूरे यूरोप की एक महान घटना मानी जाती है। प्रकृति के लिए जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रांति के विभिन्न चरणों की। क्रांति के विभिन्न चरण, तो क्रांति के विभिन्न चरणों की बात करते हुए हम ये देखते हैं कि कैसे स्टेटस जर्नल का अधिवेशन राजा ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए बुलाया था और अपने मंसूबों को पूरा करने के उद्देश्य से जैसे ही स्टेटस जर्नल का अधिवेशन बुलाया गया उसमें जो है जो तीसरा जो वर्ग था वो संतुष्ट नहीं था और वो तीनों ही सदनों की संयुक्त रूप से बैठक करना चाहता था, जिसमें ऊपरी 2 सदन भी खुश नहीं थे, राजा भी खुश नहीं था, जिसके कारण से उन्होंने हिम्मत करके अपने आप को जो है सदियों से
राजतंत्र के जुल्म सहने के कारण भी जो है उनमें जो एक आग थी उसको हवा देते हुए अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। तृतीय सदन का अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित करना और फिर राष्ट्रीय सभा ने जो है बास्तील के पतन को जो है बास्तील का जो दुर्ग था उसका पतन करना, उसको जो है खंडित कर देना, उसको बर्बाद कर देना। उसके खंडित होने के बाद जो है इन्होंने और उत्साह से भर करके एक संविधान का निर्माण कर दिया और उस संविधान का निर्माण कर देने के बाद अपने आप को राष्ट्रीय संविधान सभा घोषित कर लेना। राष्ट्रीय सभा संविधान सभा घोषित कर लेने के बाद जो है उसके बाद जो है राष्ट्रीय संविधान सभा के ही निर्देशों पे व्यवस्थापिका सभा या विधान सभा के रूप में शासन करना और विधान सभा के बाद जो है वही जो सदस्य उनमें से कुछ आधे और सदस्य और कुछ एक जो अनुभवी और सदस्यों को मिला करके एक नेशनल कन्वेंशन का रूप ले लेना। तो इस प्रकार से विभिन्न चरणों में चलने वाली ये क्रांति कोई भी जो है एक रूप में हमें दिखाई नहीं देती कि एक ही चरण में चल करके अपने लक्ष्यों को पा गई हो। तो ये क्रांति जो थी विभिन्न चरणों में चली और इसके विभिन्न चरणों में चलने के कारण हमने धीरे धीरे जो है विभिन्न चरणों के सदस्यों की मानसिकता का अध्ययन किया, उनके विचारों का अध्ययन किया, उनके उत्साह को हमने पढ़ा और ये हमने देखा कि किस संस्था में जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा उत्साह था और अपने उत्साहवर्धन के लिए किस संस्था ने कितने जो है पुरजोर तरीके से आगे अपने लक्ष्यों को पाया। तो यहाँ पे 1795 से लेकर के 1799 तक जो है डायरेक्टरी ने अब नेशनल कन्वेंशन के बाद सत्ता संभाली और यहाँ पे 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में तानाशाह के रूप में जो है लोगों के सामने कार्यभार संभाल करके लोगों के सामने एक सत्ता के रूप में आया। तो इसके बाद जो है बात करते हैं हम निश्चयात्मक स्वरूप। तो क्रांति का कोई भी निश्चयात्मक स्वरूप नहीं था सही तरीके से देखे तो। निश्चयात्मक स्वरूप क्योंकि अगर निश्चित रूप से स्वरूप पहले ही तैनात होता तो हमें पता होता कि एक जो संस्था है वो ही अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से पा लेगी, राजा की सत्ता उखाड़ दी जाएगी और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी। गणतंत्र की स्थापना होने के बाद जो है लोग राहत की सांस लेंगे और यहाँ पे जो है लोगों के जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विभिन्न जो चरणों में ये क्रांति चली और उन चरणों में चलते हुए अपने अपने लक्ष्यों को जो है कुछ हद तक उन्होंने पाया भी। तो निश्चित रूप से स्वरूप निर्धारित पहले नहीं था। हालांकि जैसे ही कोई भी संस्था अपने अस्तित्व में आई, सत्ता में आई, उसने अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने की कोशिश तो की ही और अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी किया, जिसके कारण से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के साथ साथ जनता पे अपनी पैठ बनाने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे प्रभावपूर्ण कार्य भी किए और जो है लक्ष्यों को पाने में ही सफल भी रहे। तो कोई निश्चयात्मक स्वरूप हम नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से इस क्रांति का कोई स्वरूप नहीं था। पेरिस की भीड़ की भूमिका, तो यहाँ पे हमने जैसे कि बात की थी कि पेरिस की भीड़ ने किस तरह से राजा और राजा के परिवार को पकड़ करके तुइलरी के महल में बंद कर दिया और उन बंद समय में भी राजा ने जब अपने जो कार्य थे उन पे पाबंदी नहीं लगाई, अंकुश नहीं लगाया, विभिन्न देशों से वो सहायता मांगता रहा और उनके एवज में जब लोगों ने देखा और राष्ट्रीय कन्वेंशन के सदस्यों ने देखा कि ये तो जो है अपने कार्यों में जो है धीमा नहीं पड़ रहा है और अपने कार्यों पे लगाम नहीं लगा रहा है, देशद्रोहिता दिखा रहा है, तो उन्होंने जो है अपने राजा के ये दिखाने के लिए कि वो कितना और क्या कर सकते हैं, राजा को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे आम जनता और राजतंत्रवादी थे जो उनके सामने एक उदाहरण था कि जो नेशनल कन्वेंशन बोलती है, जो ये घोषणा करती है, उन पे वो खरी भी उतरती है। तो यहाँ पे पेरिस की जो भीड़ थी उसने मुख्य रूप से क्रांति की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी
और उनकी उनकी जो इस भूमिका के चलते ही आगे उस पेरिस की उस भीड़ में से ही जो कार्नोट नाम का एक व्यक्ति था, जिसको मुख्य सेनापति, सेना का संरक्षक के रूप में नेशनल कन्वेंशन ने विदेश नीति के तहत चुना था, उसने भी एक अच्छे रणनीति के तहत विभिन्न नागरिकों को प्रेम का, भाईचारे का, समानता का, स्वतंत्रता का और राष्ट्रीयता का संदेश देते हुए आम नागरिकों को जो है सैनिक सेवा के लिए तैयार कर लिया था। यहाँ पे जो है 7,70,000 की सेना जो है उसने तैयार कर ली थी। तो इस प्रकार से पेरिस की जो भीड़ थी आगे चल करके वो एक सेना में तब्दील हो गई। तो इसके बाद हम बात करते हैं बुर्जुआ वर्ग की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को मध्यम वर्ग की क्रांति कह सकते हैं, बुर्जुआ वर्ग की क्रांति। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी, तो क्या ये बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी? अगर शुरुआती दौर से ही हम देखें, स्टेटस जर्नल में जो तीसरा सदन था वो मध्यम वर्गीय लोगों का था, जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। मध्यम वर्ग का होने के कारण मध्यम वर्ग बुर्जुआ वर्ग कहलाता था। तीसरा सदन में मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने ही अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, फिर राष्ट्रीय सभा से अपने आप को संविधान सभा घोषित कर लिया था। यहाँ से व्यवस्थापिका में भी मध्यम वर्ग के लोग थे। उसके बाद जो है नेशनल कन्वेंशन में भी मध्यम वर्गीय लोगों का प्रभुत्व था और डायरेक्टरी में भी मध्यम वर्गीय लोगों का ही प्रभुत्व था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये क्रांति थी इसमें बुर्जुआ वर्ग के लोगों का प्रभुत्व था और सत्ता बुर्जुआ वर्ग के हाथों में ही रही। तो ये एक मध्यम वर्गीय लोगों की ही क्रांति कही जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रांति का विश्वव्यापी चरित्र। क्रांति का विश्वव्यापी चरित्र। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये क्रांति पूरे विश्व की क्रांति थी, यानी कि पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया था, क्योंकि राजा ने जैसे ही ये घोषणा की या आदेश दिया कि विभिन्न देशों के लिए जो एक निमंत्रण पत्र भेजा कि तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो जैसी स्थिति मेरी है राजतंत्र का अंत होने वाला है और यहाँ पे गणतंत्र की शुरुआत होने वाली है, लोग जो है राजतंत्र के खिलाफ हो गए हैं। तो विभिन्न देशों के नागरिक भी फ्रांस की देखा देखी राज सत्ता को जो है उलट देंगे और वहाँ पे भी गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी। तो उसके शब्दों ने विभिन्न देशों के लोगों को प्रभावित भी किया था, जैसे कि प्रशा और राष्ट्रीय की सेना और उनके सेनापति यहाँ पे राजा की सहायता के लिए आ भी गए थे और राजा को फांसी होने के बाद विभिन्न सेनाओं ने जो है गुट भी बना लिया था, गठबंधन की जैसे हमने बात की। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि क्रांति का जो चरित्र था वो विश्वव्यापी था। क्रांति फ्रांसीसी स्तर पे ही नहीं अपितु विश्व स्तर पे भी घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जो है हम बात कर सकते हैं और याद की जा सकती है। इसके बाद है योजनाबद्ध क्रांति नहीं। हम जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्रांति कोई योजनाबद्ध क्रांति नहीं थी और इसमें किसी भी योजना के तहत कोई कार्य नहीं किए गए थे, कि जैसे स्टेटस जर्नल का अधिवेशन जो बुलाया गया था उस समय के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए नए करों के लगाने के लिए जो है वो बुलाया गया था, लेकिन अपने लक्ष्यों को वो कहाँ पा सका। राजा का एक स्पष्ट सा भाषण और जो नेकर उस समय का जो वित्त मंत्री था, आर्थिक जो कार्यभार संभाले था, तो उसने भी एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया जो किसी को समझ में नहीं आया और उसके बाद ही वो सत्र खत्म कर दिया गया। उस सत्र के खत्म होने के बाद जो है उनकी अलग अलग बैठक होनी थी, जिसमें साधारण वर्ग के लोग ये चाह रहे थे कि 175 साल बाद ये अब अधिवेशन बुलाया गया है, तो यहाँ पे हम तीनों ही जो वर्ग के लोग हैं वो एकजुट हो जाए और एकजुट हो करके वो बैठ करके जो है मंत्रणा करें और यहाँ पे जो है मंत्रणा करने के बाद जो निर्धारित किए जाएंगे जो उद्देश्य हम जो है मान करके फ्रांस की भलाई के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो आगे लागू किए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो ऊपरी दो सदन थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा करके अपना उत्साहवर्धन करके हिम्मत करके जो है राष्ट्रीय सभा बना लिया। फिर वही राष्ट्रीय सभा आगे राष्ट्रीय संविधान सभा बन गई, फिर उसमें व्यवस्थापिका सभा में जो है वो तब्दील हो गए उनके सदस्य। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो वो सारे मध्यम वर्गीय सदस्य थे और धीरे धीरे किसी न किसी रूप में
कम ज्यादा रूप में वो आगे स्थानांतरित हो रहे थे अन्य सभाओं के सदस्यों के रूप में। तो इस प्रकार से ये क्रांति जो है कोई योजनाबद्ध क्रांति नहीं थी कि जिसके लिए पहले ही योजना बना ली गई हो। हालांकि जो भी संस्था सत्ता में आई उसने अपने लक्ष्यों की कोई रूपरेखा जरूर बनाई थी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से शुरू की गई क्रांति नहीं थी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने बात की है फ्रांसीसी क्रांति के विषय में। तो यहाँ पे हम पढ़ गए हैं कि कैसे फ्रांसीसी लोगों ने जो है राज सत्ता को उखाड़ फेंका और गणतंत्र की शुरुआत की। तो यहाँ पे उसके विभिन्न चरणों की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो है हमने नेशनल कन्वेंशन को काफी विस्तार से पढ़ा है और नेशनल कन्वेंशन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिसके कार्य काफी लंबे चौड़े थे और जिसको विस्तार से पढ़ना आवश्यक भी था। तो उसकी विदेश नीति, उसकी गृह नीति को हमने बड़े ध्यान से अच्छे से पढ़ा। इसके बाद आज हमने ये पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति कैसी क्रांति थी, क्या वो आम लोगों की भीड़ थी, क्या वो जो है निश्चयात्मक उसका स्वरूप निश्चित था या योजनाबद्ध थी, या फिर बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी, या फिर वो विश्वव्यापी रूप से वैश्विक क्रांति कही जा सकती है। तो इन सभी बातों की हमने चर्चा की है। इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख करके आप जो है इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है टाइप करके लिख सकते हैं और आंसर जो है आपको अगली वीडियो में जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के इफेक्ट्स की चर्चा करेंगे कि उसने क्या फ्रांस पे प्रभाव डाले, क्या विदेशों पे प्रभाव डाले, और इस प्रकार से जो ये चैप्टर है उसके अभी जो है 1 या 2 लेक्चर और होंगे और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये पक्का है। आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें और ये बोरिंग भी नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।